हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। वर्क पावर एनर्जी हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया आपको। और डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी 12th क्लासेस में भी बहुत काम आएगा आपको। और डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हमने कराई। इसके अलावा हमने उसके न्यूमेरिकल्स कराए। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डॉट प्रोडक्ट का होता है वो है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना या किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, ऑर्थोगोनलिटी प्रूव करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आगे बच्चे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी चलो और कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में यदि हम ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी कर रहे हैं तो बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक और एक्स्ट्रा बता दिया जिससे कि आपको आ गया समझ। अब चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी है, तो वर्क तो शुरू करें। तो चलो बच्चे वर्क शुरू करते हैं। वर्क, अब देखो वर्क तभी होगा जब हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट होगा, तभी वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, इधर लग रहा है बच्चे फोर्स। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया, इनके बीच में कुछ एंगल है, ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फोर्स का इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है या नहीं, ये रहा इधर। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इसका इफेक्ट हो गया, दिस वन। ये इतना जो हो गया, ये हो गया बच्चे एफ कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का कहाँ क्यों फायदा है यहाँ पर। यानी दे एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन तभी होता है जब फोर्स का इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो वर्क डन इज नथिंग बट, एक मिनट, तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ, यानी वर्क डन जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement। समझ में आ गया। प्रोडक्ट किसका है, द प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में along displacement multiplied by magnitude of displacement। बात समझ में आई आपको, नहीं आई। एक तो हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दूसरा चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस। मैं इसको बच्चे देखो क्या करता हूँ, यानी एफ का कंपोनेंट एस की डायरेक्शन में, मैं इसको थोड़ा आसानी से कर देता हूँ। एफ का इफेक्ट एस की डायरेक्शन में मैं इसको लिखता हूँ एफ पैरेलल इंटू एस। मेरे 12th में बहुत आसान रहती है, 12th में भी टॉपिक हम आसान रखते हैं नहीं। तो एफ पैरेलल का मतलब है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू एस। या बच्चे एक काम और कर सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ
पूरा लिखा रहने दो और एस के साथ कॉस थीटा लगा दो, ऐसे भी तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। यानी कि एस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, यानी ये तो बच्चे है एफ, ये है बच्चे एस, ये इनके बीच में एंगल थीटा, तो एस का इफेक्ट इधर ये हो गया एस कॉस थीटा। इसका मतलब दिस इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। इससे आसान रहेगा बच्चे फॉर्मूला। यदि आपको एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ अदर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यदि फोर्स की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट यदि फोर्स की डायरेक्शन में है तो वर्क डन होगा। यदि फोर्स का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन होगा। तो एफ इंटू एस पैरेलल या एफ पैरेलल इंटू एस, इससे आप आसानी से कर लिया करो क्वेश्चन। और डॉट प्रोडक्ट में देखो तो बच्चे ये भी है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट है तो आपको डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल एक मिल गया, वर्क डन। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसकी यूनिट तो सबको याद है, मैं लिखूंगा तो चलो लिख देता हूँ। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, न्यूटन। फोर्स की है मीटर, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल, कैपिटल जे। या मैंने आपको याद दिला दूं कि जब भी आपको फुल लिखना है साइंटिस्ट का नाम तो स्मॉल लेटर से लिखना, जूल मत लिख देना ऐसे JOULE, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये रॉन्ग है, तो जूल स्मॉल जे से लिखना है, क्योंकि जूल खुद ही ऑनर, काफ़ी ऑनर हो गया है कि उसका नाम उसका जूल जो है उसका नाम आप यूनिट ऑफ एनर्जी या यूनिट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं। चलिए अब कुछ बच्चे टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के वर्क डन है। वर्क डन में थोड़ा ध्यान रखना, ये देखा जाता है कि किस फोर्स से वर्क कर रहे हैं। सिचुएशन एक ही हो सकती है लेकिन उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, समझने की ज़्यादा कोशिश करो बच्चे, बहुत बेसिक चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क डन जो है हमारे पास ये हो सकता है पॉजिटिव वर्क डन हो। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो बच्चे आपको पता ही है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों है स्केलर क्वांटिटी बताओ, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन क्यों है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क डन खुद तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको समझने के लिए हमें को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, या ये अलजेब्रिकली ऐड होता है, ठीक है। चलो वर्क डन के टाइप बच्चे, पहला है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि जो थीटा है, सारा खेल थीटा पे डिपेंड करेगा कि जो थीटा है कॉस थीटा पॉजिटिव हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट होनी चाहिए, यानी कि जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री से ज़्यादा या इक्वल या 90 से कम हो, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। एग्जाम्पल देख लेंगे। दूसरा बच्चे आपके पास निगेटिव वर्क डन है, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से कर रहा हूँ। निगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया आपके पास जो थीटा है ये होना चाहिए ऑब्ट्यूस। थीटा यदि ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस यानी थीटा की वैल्यू 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन लेस और इक्वल टू 180 है, यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है फोर्स का या डिस्प्लेसमेंट का वो अपोजिट है, ये मतलब है। एंड तीसरा जो चीज़ हो सकती है वो हो सकता है बच्चे जीरो वर्क डन।
जीरो वर्क डन में तो सीधा सीधी बात है कि थीटा 90 हो, थीटा 90 है। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लो, एक कोई भी एक सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको, सिचुएशन बताऊँ फिर आप क्वेश्चन करना। कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का एक कोई सिचुएशन मैं लेता हूँ, उस सिचुएशन से आपको ना समझ में आया तो देखो नाम बदल देना, ठीक है। नाम तो खैर गौरसर ही रहेगा, क्या कह सकते हो। देखो सिचुएशन, सिचुएशन है कि एक आपके पास कोई कुछ भी ले लेते हैं, चलो एक एक बकेट ले लेते हैं और इस बकेट में कुछ पानी भरा हुआ है, चलो, और इस बकेट को आप, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी है, नहीं है पानी, ये रहा पानी है इसमें, ठीक है। इसको आप टेंशन लगाकर, इसका वेट बच्चे लग रहा है mg, आपने पुलिंग फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया आपने F। सिचुएशन है कि एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है, ए बकेट इज पुल्ड अप with कांस्टेंट स्पीड। अब बच्चे स्पीड इसकी कांस्टेंट रख रहे हैं, जब स्पीड इसकी कांस्टेंट रख रहे हैं तो इसका मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ना ये, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ये। तो फोर्स, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ लिया उसका आगे तो एक्सटेंशन चलेगा, तो बच्चे पुलिंग फोर्स कितना होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है, नीचे की तरफ mg, mg जो है ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको। T जो है बच्चे आपने पुलिंग फोर्स F है, तो यहाँ बताइए बच्चे F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि यदि हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s हुआ, डिस्प्लेसमेंट s है, ये f वेक्टर है, ये mg वेक्टर है। तो सिचुएशन 1 ले रहा हूं मैं, पहली सिचुएशन ले लेते हैं कि वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स, वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स। तो फोर्स देखो, जिस फोर्स से वर्क करो, ये फोर्स है बच्चे F, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चे इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स W1 इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस 0, कितना आ गया, यानी कि पॉजिटिव F इंटू S, F कितना है mg, तो प्लस के mgs, सही है क्या, ये क्लियर हो गया, प्लस के m इंटू जी इंटू एस, इक्वेशन 1। दूसरा हम कर रहे हैं बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी। इससे आगे बच्चे, ये मैंने इसलिए सिंपल एग्जांपल लिया है कि आगे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ग्रेविटी से वर्क कर रहे हैं तो ग्रेविटी पर ही कंसंट्रेट करो, ये रहा ग्रेविटी, ये रहा नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या आ जाएगा बोलो, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, कितना आ गया, माइनस के mgs, इक्वेशन 2 हो गया। अब इस सिचुएशन में आप जरा मुझे बताओ, सिचुएशन एक है कि बकेट को हमने क्या किया, एक बकेट को आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, बकेट इज पुल्ड अप विथ कांस्टेंट स्पीड। इस सिचुएशन में हमारे पास वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स भी हो रहा है और वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है। वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स पॉजिटिव कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव कर रही है, यानी दोनों जो हैं मैग्नीट्यूड सेम है वर्क का, दोनों का मैग्नीट्यूड वर्क का सेम है, एक मिनट, लेकिन एक पॉजिटिव वर्क है और एक नेगेटिव वर्क है।
एक पॉजिटिव वर्क है और एक नेगेटिव वर्क है। एम को मैं ठीक लिख देता हूँ, ये एम है। तो नेट वर्क डन कितना है बच्चे? नेट वर्क डन बोलो। नेट वर्क डन 0 है, सही है नहीं? नेट वर्क डन भी लिख लें, तो नेट वर्क डन इज 0। इस सिचुएशन में नेट वर्क डन 0 है। मैं बस थोड़ा सा एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। जब इसकी कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और थोड़ा सा आपको याद है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड कांस्टेंट है, मास सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है यानी वो हम आगे पढ़ लेंगे अभी। चलिए, तो सिचुएशन समझ में आई आपको? एक सिचुएशन है, केवल एक सिचुएशन में एक जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस सारे वर्क कर रहे हैं, और एक फोर्स जो पुलिंग फोर्स है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव वर्क कर रही है, और नेट वर्क डन 0 है और इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। एक और सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्टोन को इज डिस्प्लेस्ड टाइड विद स्ट्रिंग। ये और देख लो जरा एक बार, मतलब मैंने हल्का हल्का पार्ट करा रहा हूँ, रिडक्शन मेथड समझ लो आप। मतलब कॉम्प्लेक्स आएंगे क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स आएंगे, इस कॉम्प्लेक्स को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, जब आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, सब ये जरूरत पड़ती है। स्टोन इज डिस्प्लेस विद स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक स्टोन है और स्ट्रिंग से टाइड है, देखो जरा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग ले लेते हैं, और यहाँ हमने एक बॉब रख दिया, स्टोन मान लो, चलो बॉब मान लो, ये आपका बॉब हो गया। अब इसका वेट तो लग ही रहा होगा बच्चे नीचे, है नहीं? तो हमेशा इसमें टेंशन तो होगी, और ये इसको सर्कुलर पाथ में हम लेके जा रहे हैं। सपोजिंग ये एक सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर पाथ में हम लेके जा रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। तो बच्चे कहीं भी चले जाओ आप, जैसे यहां पर हो एम जी, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे ये हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डी एस। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, क्योंकि टेंशन बच्चे रेडियल ही है हमेशा। ये देखो ना, कहीं भी ले लो, ये ले लो, या फिर बॉब फिर ले लेते हैं। वेट से तो वर्क डन अलग अलग होगा, ये देखो ना, वेट एम जी जो है वो एंगल अलग अलग बना रहा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये एम जी है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये रहा छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन बच्चे ये रहा टी। तो आप देख रहे हैं कि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द आर्क है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द आर्क है, एंड टेंशन इज द रेडियस। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन, मैं क्वेश्चन टफ टफ कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इस सिचुएशन में 0 है, यानी सब में टेंशन 0 कर देना। यदि किसी स्टोन को या किसी बॉब को आप एक सर्कुलर आर्क में रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 है। ग्रेविटी से तो वर्क होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो होगा, यहाँ ऑब्टूस एंगल लग रहा है, वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है? जब नीचे आ रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल बन जाएगा। ये सिचुएशन हो गई, स्टोन इज डिस्प्लेस, ठीक है? अब मैं आपको एक चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो एक लिफ्टिंग फोर्स ले लेते हैं, चलिए एक सिचुएशन बनाते हैं।
एक और, चलो एक और ले लो। तो जीरो वर्क डन है ये यहाँ पर, ये जीरो वर्क डन का मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल होता है कि यदि हमारे पास कोई प्लानिटरी मोशन है, इस प्लानिटरी मोशन में बच्चे सन है, ये सन हो गया, ये सन है, और यहाँ पर बच्चे कोई प्लानेट है, लेट अस टेक एनी प्लानेट, ये कोई प्लानेट है, तो ये प्लानेट मान लो। अब सन जो है बच्चे इसको पुल कर रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एफ ग्रेविटेशनल। लेकिन जब हम इसको पूरा कंप्लीट पाथ में लेके जाएंगे, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब इनकम्प्लीट जब एक यहाँ से शुरू होकर इधर ही पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस तो वर्क कर रहा है, लेकिन इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो तो जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ, यानी जीरो है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ क्लोज्ड पाथ, लेकिन पाथ क्लोज होना चाहिए। यदि क्लोज पाथ है तो घूम फिर कर वहीं आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है वर्क डन जीरो हो गया। तो मैंने आपको, देख लो बच्चे, टाइप्स ऑफ वर्क डन में पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, जीरो वर्क डन होता है। एक सिचुएशन ऐसे बताई जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क हैं, एक सिचुएशन यहाँ पे मैंने ऐसे बताई जिसमें जीरो वर्क डन है, एक यहाँ सिचुएशन बताया जिसमें जीरो वर्क डन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं चलिए, वर्क डन बाय वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसको देख लो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये बच्चे आर जो है हमारा, बचपन में सर ने इतना डांटा हमें कि आर को ठीक बनाओ, चलो अब आदत बच्चे टीचर्स की बात को मानना चाहिए। नहीं, आप नहीं मानोगे तो फिर ऐसी होगा। ये देखो कैसे लग रहा है, VAR है, नहीं सही है, अब सही है, चल आर ठीक है, वेरिएबल फोर्स। चलो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब फोर्स वेरी कर रहा हो तो आपके पास दो तरीके हैं कि मान लीजिए फोर्स स्पेस में वेरी कर रहा है, तो फोर्स जो है हो सकता है एक्स की तरफ भी हो, बड़ा आसान सा है, वाई की तरफ भी है, तो ये आप पेरेंटल फॉर्मूला इसको याद रखो, जेड की तरफ भी हो। तो स्मॉल वर्क डन जो होगा बच्चे वो एफ वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी बच्चे हो सकता है डी एक्स, थोड़ा सा डिस्प्लेस स्पेस में हुआ है, एक्स की तरफ डिस्प्लेस हुआ है डी एक्स, वाई की तरफ डिस्प्लेस हुआ है डी वाई, जेड की तरफ डिस्प्लेस हुआ है डी जेड।
तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमने आपको कल बता दिया था कि एफ एक्स और डी एक्स आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आ गया सबको समझ में। तो वर्क डन जो आएगा, स्मॉल वर्क डन, ये बच्चे ये हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, और टोटल वर्क डन जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन से कर देंगे, एक्स कंपोनेंट इंटू डी एक्स प्लस वाई कंपोनेंट इंटू डी वाई प्लस जेड कंपोनेंट इंटू डी जेड। ठीक है, अब वेरिएबल जो है वो देख लेना बच्चे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सपोजिंग x1 टू x2, y1 टू y2 एंड z1 टू z2। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं, एक एग्जाम्पल ले लें क्या? चलो लिखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उससे आपको सही हो जाएगा। कि मान लीजिए फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप माइनस 3y स्क्वेयर जे कैप, ऐसे है, के छोड़ दो चलो। कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम, कोई पॉइंट ले लेते हैं, फ्रॉम 1,2,1 मीटर से -2, -1, -1। अब इसमें जो है मतलब ही नहीं होगा, ये जेड वाला कोई मतलब है नहीं, जेड को तो यूज ही मत लो, फिर क्यों ले रहे हो? जेड की तरफ तो कोई, जेड की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो उससे तो वर्क डन होगा ही नहीं, पहली बात तो अब बोलो सीधा सीधा आंसर, W इज इक्वल टू एफ एक्स, बच्चे ये है, ये एफ वाई है, एफ वाई में बच्चे -3y स्क्वायर लेना। ओहो ये क्या हुआ, अच्छा छोटा हो गया क्या? ओके, तो और छोटा हो गया, चलिए। तो W कितना आया? तो ये एक मिनट, इसको यहाँ लाते हैं। तो W इज इक्वल टू 2x dx इंटीग्रेशन -3y स्क्वेयर dy इंटीग्रेशन। ये बच्चे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x1 है, फिर x -2 है, तो 1 से -2, 2 से -1, तो ये हो गया बच्चे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट 1 से -2, माइनस के 3, वाई क्यूब बाई 3, लिमिट 2 से -1। तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये हो गया x की पावर 2, यानी कि -2 की पावर 2 -1 की पावर 2 माइनस, ये करना आता है ना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट -1 की पावर 3 -2 की पावर 3। ये बच्चे हमने लिमिट पुट कर दी। अब देखो आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 की पावर 2 यानी 4 -1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 की पावर 3 -1 -1 -1 -1 -2 की पावर 8 2 की पावर 3 -8। तो ये हो गया बच्चे आंसर 3 माइनस माइनस के 9, तो 3 प्लस के 9, 3 + 9 यानी 12 आपके पास जूल आ गया। देखो कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो देखो एक बार, सही तो किया है मैंने, ठीक है, चेक कर लेना। आगे आपको एक मैंने साथ साथ में एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पहले बताया, इसका थ्योरी बताई, कंसेप्ट बता रहा हूँ, और कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, वर्क डन। ठीक है जी, चलते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा वर्क डन। ये चैप्टर अच्छा माना जाता है बहुत,
बहुत हालत ख़राब रहती है बच्चों की। बहुत आसान सा है, देखो। अब ये तो आपका ये हो गया। यदि हम ग्राफ से करें, यूजिंग ग्राफ, कि सपोजिंग आपके पास इधर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये 1D के लिए चल रहा है, फॉर 1D ओनली, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना? तो क्या होगा कि 3D के लिए भी हो जाएगा, लेकिन x के लिए अलग, एफ एक्स और x के बीच में ग्राफ, एफ वाई और y के बीच में ग्राफ, ऐसे करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए x, ये फोर्स है बच्चे एफ, x की तरफ ही लग रहा है, और ये ग्राफ मान लीजिए ऐसा आपके पास जा रहा है, ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये सपोजिंग 0, ये 2, ये 4, ये आपके पास 10, ये 10 न्यूटन है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? अब यहाँ बच्चों को पूछ सकता है कि 2 से 4 पूछ रहा हो बस खाली, तो आप सारा मन निकालो फिर। लेकिन इसने 0 to 4 मीटर पूछा है, तो 0 to 4 में ही करना पड़ेगा। तो आपको सारा का सारा ये एरिया निकालना पड़ेगा, दिस एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया से निकाल देना है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कितना आ गया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स कितना है बच्चे? ये 4 है, और ये कितना है? 2। तो 2, हाइट कितना है? 10, ये हाइट है। हाइट कितना है? 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट इज 10। तो ये कितना आ गया? 6/2 इंटू 10। तो ये हो गया प्लस के 30 जूल। तो दो तरीके बताए आपको। ये यदि आपके पास इक्वेशन दे रखी है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इंटीग्रेशन से करना ही पड़ेगा। यदि आपको ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक काम और करो। एक छोटा सा मैं और बता दूं, चलो एक फिर छूट जाएगा टॉपिक, बहुत छोटा सा है। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो एफ क्या हुआ बच्चे? तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। चलो ये तो है। तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट में डी डब्ल्यू, चलो चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, चाहे इसको मत करो, इसको मत करो, अभी एक सेकेंड हटा देता हूँ। एक और चीज़ करते हैं। वर्क डन मैंने बता दिया आपको, पीछे देख लो। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव भी कर दिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया। अब और दूसरा तरीका, एक और क्वेश्चन देखो, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कि सपोजिंग आपको फोर्स वेक्टर दिया है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ये फोर्स वेक्टर दिया है। फोर्स जो है एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स डिस्प्लेसेस, फोर्स डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम। अब ये बच्चे हो सकता है कि इसने पोजीशन वेक्टर दिया हो या कोऑर्डिनेट्स दे सकता है। r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप मीटर से r2 वेक्टर इज इक्वल टू प्लस के 2i कैप माइनस के जे कैप मीटर। तो वर्क डन पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन।
तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा बच्चे फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पर बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना पड़ेगा कितना आया। फिर मैंने आपको बार बार बताया मोशन इन प्लेन को ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बहुत कुछ मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना आया बच्चे बोलो। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो R2 वेक्टर माइनस यानी 2i कैप माइनस जे कैप माइनस बच्चे ब्रैकेट है। यहाँ ध्यान रखना ये माइनस जो है सारा सारा अंदर चेंज कर देगा, प्लस के 2k कैप। कितना आ गया बच्चे, तो 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे और माइनस जे 0 हो जाएगा, प्लस 0 जे कैप, और माइनस और माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास ये आ गया 3i कैप। जे है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये आपके पास बना। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, फोर्स आपके पास है, तो कैसे आप करेंगे क्वेश्चंस, कैसे करेंगे, कैसे कैसे करना है, कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट करो भाई। तो डॉट प्रोडक्ट तो करना आता ही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर का बच्चे ये रहा आई, इसका ये रहा आई का कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3, तो क्या हुआ बच्चे बोलो 2 इंटू 3 प्लस इसका बच्चे जे का कोफिशिएंट -1, इसका कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है 0 प्लस इसका बच्चे +3, इसका -2, तो कितना आया बोलो 3 इंटू -2। अरे 6 -6 इज इक्वल टू 0। ये क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स रहा होगा ये, समझ में आ गया, इसलिए वर्क डन 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो बच्चे ध्यान से कितना है, ये रहा 2i कैप 3i कैप। देखो बच्चे जरा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो। 3 इंटू 2 कितना आ रहा है 6, और 3 इंटू -2 -6 0, बिल्कुल सही है। तो डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 आ रहा है, इसका मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। वर्क डन आ गया आपको समझ में, नहीं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ गया। एक सिचुएशन और वर्क डन की कर लें, तो आज वर्क डन हम अच्छा सा कर लेंगे। एक वर्क डन का सिचुएशन और बता देता हूँ, फिर वाकई थ्योरम करेंगे नेक्स्ट। उसमें एक और सिचुएशन, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर खत्म करेंगे। ये टंग दिखा रहा है क्वेश्चन आपको, ओके। क्वेश्चन है कि हमारे पास देखो जरा सिचुएशन क्या है। एक हमने स्ट्रिंग, फिर वही बॉब ले लेते हैं, एक बॉब ले लेते हैं, इसका मास बच्चे एम है, इसका मास एम है, स्ट्रिंग में टेंशन है, और इसको बच्चे डिस्प्लेस कर रहे हैं ऐसे, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट ले आए, ठीक है चलो। और फिर ये हमारे पास, चलो ये है ही, स्ट्रिंग तो है, और टेंशन तो हमेशा बनी रहेगी। खैर एम जी बच्चे नीचे लग रहा है,
mg is acting downward. mg ये थीटा है, ये बच्चे एल है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी एल है स्ट्रिंग, बहुत ज़रूरत पड़ेगी 12th तक आती रहेगी। ये बच्चे हमने एक एफ लगाया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन है, कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? कैलकुलेट नंबर 1 वर्क डन बाय टेंशन। ये तो आंख मीच के 0 लिख दूं, 0 हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स, कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, चलो अब जब ए से बी गए हैं बच्चे, जरा ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ए से बी में, ये ए से बी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बच्चे इधर भी कंपोनेंट होगा और इधर भी कंपोनेंट होगा, है या नहीं? जरा बताओ। इसको मान लेते हैं बच्चे एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। अब बच्चे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इधर लग रहा है, एक्स की तरफ हमेशा, और जो ग्रेविटी लग रही है बच्चे नीचे, मैं बहुत आसान से कराऊंगा। mg नीचे लग रहा है हमेशा, कहीं भी जाए mg इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, mg हमेशा नीचे लग रहा है। अब देखो बहुत जल्दी से क्वेश्चन होगा, तो आपसे वर्क डन एफ से पूछ रहा है, तो आपको बच्चे ये जो x है ये निकालना पड़ेगा और ये y निकालना पड़ेगा यदि आप y की तरफ देखना है। ये x है, ये थीटा है, ये l है, तो x कितना है? ये वाला, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चे बोलो? ये पूरा बच्चे l है, ये थीटा है इधर वाला, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करूं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां कर देता हूं थीटा। तो बच्चे ये x कितना आएगा? ये तो थीटा के सामने वाला x कितना है? ये वाले x, दिस विल बी l sin थीटा। अरे ये l है, थीटा के सामने वाला l sin थीटा आएगा या नहीं आएगा? बोलो, l sin थीटा। अब ये जो बच्चे ये कितना है? दिस इज, बोलो, l cos थीटा। आया समझ में? मैं यहां लिख दूं, तो y इज इक्वल टू, ये y कितना है? अब ये y देखना पड़ेगा, ये y कितना है? ये y, दिस y इज इक्वल टू, यहां से यहां तक ये y, इतना जो y है, ये यहां से यहां तक पूरा l है, और l cos थीटा कम कर दो, तो l माइनस l आ गया। बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें। x कितना है? l sin थीटा। अब ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, अब बच्चे चलते हैं। ये हो गया l sin थीटा, ये हो गया l माइनस l cos थीटा। अब किससे वर्क कर रहे हो उसी पे ध्यान दो बस, किससे वर्क करना चाह रहे हो बोलो? fx से, x f से, तो वर्क डन बाय f, w बाई f, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके पैरेलल। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? f की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? हमेशा f इधर ही है, तो उसकी डायरेक्शन में x है।
बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ लगता है ये। एफ इंटू एक्स, यानी ये हो गया एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा। दूसरा बच्चे हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो W बाई ग्रेविटी वेट, तो बोलो ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी माइनस लिख दूं, माइनस एम जी वाई, क्योंकि कॉस 180 है, तो माइनस के एम जी इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट एल माइनस एल कॉस थीटा। आया बच्चे समझ में, नहीं आया इसको दोबारा से पढ़ लेना, बहुत जगह आएगा काम में, ये 12th में भी आएगा। तो आज आपको समझ में आया, मैंने वर्क डन कंप्लीट कर दिया आपका। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, किस तरह से पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन सारे करा दिए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो हम चुटकी बजाकर इस चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे कीप वॉचिंग और वर्क पावर एनर्जी पे बहुत ध्यान दो, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है।